हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम हिंदी की क्लास में पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश, अपठित बोध एक ही बात है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अपठित का मतलब क्या होता है। अपठित का मतलब होता है जो पहले पढ़ा गया ना हो, जो पहले नहीं पढ़ा गया हो, वह गद्य का अंश अपठित गद्यांश कहलाता है। ऐसे हर एग्ज़ाम में आपके आते हैं, परीक्षा में आते हैं कि अपठित गद्यांश कीजिए। तो अपठित गद्यांश को करने का सबसे जो पहला नियम है वो यह है कि उसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। 2 से 3 बार उसे ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर इस तरह भी दिए हुए हो सकते हैं कि गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तब हमें प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, फिर गद्यांश को पढ़कर उन्हीं में से प्रश्नों के उत्तर छांट के लिखने होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें वहाँ पे दिए हुए रहते हैं उसके कि ये रिक्त स्थान की पूर्ति करो, तो वहाँ पे हमें रिक्त स्थान गद्यांश में से पढ़ के और उनको फिल करने होते हैं। अपठित गद्यांश में से हमेशा प्रश्नों के उत्तर देते वक्त हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त लिखने चाहिए, यानी कि छोटे लिखने चाहिए। ये नहीं है कि आप 2-3 लाइनें जितने भी वहाँ लिखी हुई आपको दिखाई दे रही है वो सारी वहाँ पे लिख देंगे। आपको संक्षिप्त में बिल्कुल छोटा करके उत्तर, सटीक उत्तर देना चाहिए। देखिए, आप अपनी मेरे साथ ही बुक का पेज नंबर, आप अपनी जो भाषा तरु है पुस्तक, भाषा तरु पुस्तक है, उसका पृष्ठ संख्या निकालिए 73 पेज नंबर निकालिए। इसके ऊपर आपके दिया हुआ है अपठित बोध। अपठित बोध, अपठित गद्यांश एक ही बात है। जो गद्य का अंश होता है, जो बिना पढ़ा हुआ गद्य का अंश होता है, उसे कहते हैं अपठित गद्यांश। और अपठित पद्यांश भी होता है, वो आपकी बुक में अभी नहीं आते हैं। तो अपठित पद्यांश वो होते हैं जो पद्य के अंश होते हैं, यानी कविताओं के अंश जो होते हैं, उनको कहते हैं अपठित। और जो बिना नहीं पढ़ी गई है, जो पढ़ी हुई नहीं है, उसे कहते हैं अपठित पद्यांश या गद्यांश। और एक आपकी एग्ज़ाम में पठित गद्यांश भी आते हैं, जो आपके चैप्टर्स में से दिए हुए रहते हैं, यानी कि वो आपके पढ़े हुए होते हैं। उनमें से भी उत्तर, प्रश्नों के उत्तर आपको छांट के देने होते हैं। तो पृष्ठ संख्या 73 पे देखिए, पृष्ठ संख्या 73 पे आपके ये दिया हुआ है अपठित बोध। चैप्टर नंबर आपका 14 है, पाठ 14। देखिए, सबसे पहले अपठित का अर्थ क्या होता है। वह अंश जो पहले पढ़ा नहीं गया है, अंश को ध्यान से पढ़कर, यानी उस गद्य को ध्यान से पढ़कर समझें और फिर उसके प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखें। अपनी भाषा में आप लिखें या फिर वैसे के वैसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल छोटा करके लिखना है। ध्यान से पढ़िए। नानी जी कहा करती थी, मैं अपने ची 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 करती हुई घर में इधर से उधर उड़ती दिखाई देती थी। ये पहले ची 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 करती हुई घर में इधर से उधर उड़ती दिखाई देती थी। नानी जी कहा करती थी, कभी घर की छत पर, कभी आंगन की मुंडेर पर, तो कभी कूलर के ऊपर बैठी ताकती रहती। तिनके मुँह में दबाकर फुर से उड़ जाना। न जाने कब पंखे के ऊपर या रोशनदान में आना और घोंसला बना लेना। जब पंख फड़फड़ाने की आवाज़ आती तो पता चलता 3-4 नन्हे पक्षी और परिवार में शामिल हो गए हैं। यह घरेलू पक्षी गोरैया है। कौन है? गोरैया। गोरैया की बात हो रही है। ची 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 घर में इधर उधर उड़ती, कौन उड़ती? गोरैया। ये नन्हा पक्षी है गोरैया, जो हमारे घरों पर अपना पूरा अधिकार समझती थी। अब तो मानो जैसे यह लुप्त ही हो गई है। आजकल गोरैया नहीं दिखाई देती है, घरों में भी नहीं दिखाई देती है। घर आंगन उनकी चहचहाट के बिना सूना हो गया है। लुप्त हो जाना यानी करीबन करीबन ये जो पंछी है वो समाप्त ही हो गए हैं, ख़त्म ही हो गए हैं, बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऊंची ऊंची इमारतों का बनना, खेतों बागों में कीटनाशक दवाइयों का उपयोग, मोबाइल टावरों से निकलती तरंगे इनकी आबादी घटने का कारण है।
अब तो गौरैया का परिचय कहानियों, कविताओं और चित्रों द्वारा ही होता है। इसलिए प्रतिवर्ष 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। देखिए, प्रतिवर्ष कितनी मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है? 20 मार्च को। आप भी घर के बाहर या बालकनी में गौरैया को बुलाने के लिए एक मिट्टी के बर्तन में पानी और कुछ दाना जरूर रखें। शायद हमारी प्यारी गौरैया लौट आए। अब यहाँ पे हमने इसको ध्यान से पढ़ लिया है गद्यांश को। यहाँ पे दिए हुए हैं नीचे प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्य में दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं देना है। गौरैया कहाँ कहाँ बैठा करती थी या ताकती रहती थी? देखिए, इसका उत्तर हमने इसमें पढ़ा भी था, उसमें पढ़ के फिर से आप लिख सकते हो। यहाँ लिखा हुआ उत्तर, गौरैया घर की छत पर, कूलर के ऊपर या आंगन की मुंडेर पर बैठी ताकती रहती थी। बिल्कुल सटीक उत्तर है। 2 ही वाक्यों में उत्तर दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, गौरैया को घरेलू पक्षी क्यों कहा जाता है? गौरैया हमारे घरों पर क्या करती थी? पूरा अधिकार समझती थी, इसलिए उसे घरेलू पक्षी कहते हैं। ऊपर गद्यांश में ये दिया हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि मन से उसने लिखा है, गद्यांश में से ही उत्तर लिखने होते हैं। तीसरा प्रश्न है, गौरैया के लुप्त होने के कारण क्या है? तो विशेषज्ञों का जो मानना है कि ऊंची ऊंची इमारतों का बनना, खेतों बागों में कीटनाशक दवाइयाँ डालना और मोबाइल टावरों की जो तरंगें आती हैं, उनके कारण क्या हुआ? गौरैया लुप्त हो गई है। तो ये वाला हम लिख देंगे ऐसा कैसा। दूसरा नेक्स्ट प्रश्न है, अब गौरैया का परिचय कैसे होता है? अब गौरैया का परिचय कहानियों और कविताओं में या फिर चित्रों के द्वारा ही होता है। इस तरह इन्होंने प्रश्नों के सारे उत्तर आराम से देखिए छांट लिए हैं। यहाँ पे ये प्रश्न दिया हुआ है, गद्यांश में से चार संज्ञा क्रिया शब्द छाट कर लिखिए। संज्ञा और क्रिया शब्द छाट कर लिखने हैं आसानी से। जब आपको पता है कि हर शब्द को, हर नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, तो आराम से 4 संज्ञा शब्द आप छाट सकते हैं। बहुत से नाम हैं इसमें, आंगन, मुंडेर, घोंसला, परिवार, गौरैया, ठीक है, बगीचा, खेत, खलियान, जो भी नाम उसमें आते हैं, आपको सिर्फ 4 शब्द छाट के लिखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। जितने पूछे जाते हैं उतने ही शब्द होंगे। नेक्स्ट देखिए, क्रिया शब्द। क्रिया शब्द क्या होता है? जहाँ कार्य का करना पाया जाता है, कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे कहते हैं क्रिया। आप जानते ही हैं सब, तो आराम से आप क्रिया शब्द छाट सकते हैं। जैसे ताकना, गौरैया क्या करती रहती थी? ताकती रहती थी। ताकना, उड़ना, मानना और बनाना, इस तरह के क्रिया शब्द आपके छाट के लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि गौरैया का चित्र बनाइए या पुरानी पत्रिका से काट कर चिपकाइए। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं उस वक्त तो आप चित्र काट के चिपका नहीं सकते, क्योंकि आपको पहले से पता नहीं होता है कि इस तरह के चित्र कोई आएंगे तो काट के लाएं। लेकिन आपको क्या होता है? चित्र बनाना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ ऐसे पशु पक्षी होते हैं जिनके चित्र आपको बनाने आने चाहिए। वैसे इस तरह के प्रश्न कम ही आते हैं, बस उत्तर लिखने वाले प्रश्न अधिक आते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक और गद्यांश दिया हुआ है, अब करके देखते हैं। इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ते हैं और फिर करके देखते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ ही इसको पढ़िएगा और करिएगा भी, ठीक है। ये आपका पृष्ठ संख्या 74 पे है, 74 पे निकालिए। काली घाटी को देखकर अपने सुंदर पंख फैलाकर यह पक्षी नाचने लगता है। भारत में लगभग सभी जगह पाया जाता है। यह भारत का राष्ट्र पक्षी है। कौन? जिसे मयूर भी कहा जाता है। कौन है? मोर। मोर को मयूर भी कहते हैं। मोर के पंख चमकीले हरे नीले रंग के होते हैं। इसकी गर्दन लंबी और नीले रंग की होती है। सिर पर सुंदर कलगी होती है। सिर पर बहुत ही सुंदर कलगी होती है। मोर की रंग, उसकी पंख बहुत सुंदर होते हैं, हम सबको पता है, ठीक है। जब मोर पंख फैलाकर नाचते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। मोर के पैर बहुत लंबे होते हैं। मोरनी आकार में छोटी होती है। मोरनी का रंग भूरा होता है। मोर अधिकतर खेतों में अनाज और कीड़े खाते हैं। क्या खाते हैं? अनाज और कीड़े। ये प्राय पेड़ की नीची जो डालें होती है, ज़्यादा ऊपर वाली डाली पे नहीं, क्योंकि
मोर होता तो एक पक्षी है, लेकिन उसमें वजन वो बहुत बड़ा होने के कारण उसमें वजन ज़्यादा होता है। पंख बड़े बड़े होते हैं तो ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ पाता है वो, तो जो नीचे वाली डालियाँ होती है उन पर रहना पसंद करते हैं। इनकी सुनने की क्षमता तेज होती है। मोर की सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। पंख भारी होने के कारण ये ऊंची उड़ान नहीं उड़ पाते हैं। अब देखिए हम करते हैं इसको किस तरह से। यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं। यहाँ पे प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखने हैं। मोर क्या देखकर नाचने लगते हैं? क्या देखकर नाचने लगते हैं मोर? बादलों को देखकर नाचने लगते हैं मोर। मोर क्या खाते हैं? मोर खेतों में अनाज और कीड़े खाते हैं। मोर कहाँ रहना पसंद करते हैं? मोर पेड़ की नीचे वाली डालियों पर रहना पसंद करते हैं। ठीक है, इस तरह हमने इसमें पढ़ा था, वो वाले हमने उत्तर लिख सकते हैं यहाँ पे। आपको नहीं याद रहता, आप फिर से उसको गद्यांश को पढ़िए आराम से। फिर से पढ़ने के बाद ही आप उत्तर दीजिए, वहाँ से लाइन उठा के आप अपने शब्दों में उस उत्तर को यहाँ पे लिखिए। अब देखिए, इनके पर्यायवाची गद्यांश में से ढूंढ कर लिखिए। बादल, बादल का क्या पर्यायवाची होता है वो आपको गद्यांश में से लिखना है। शाखा का क्या होता है? शाखा किसे कहते हैं? पेड़ की डाली को, है ना। मोर, मोर का क्या पर्यायवाची होता है? मोर को हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मोर को क्या कहते हैं? मयूर भी कहते हैं। और पंछी का क्या पर्यायवाची होता है? आप आराम से इसमें से लिख देंगे, ठीक है। इसके विपरीत अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखने हैं। ये भी आपको गद्यांश में से ढूंढ के लिखने हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किसका कौन सा पर्यायवाची शब्द होता है, वो तो आपको याद करने होते हैं। और कौन सा उल्टा अर्थ वाला शब्द होता है, जैसे छोटी, छोटी का बड़ी, हल्का, हल्का का भारी, ऊंची और कम का, इसी तरह आपको करना है। अपनी पुस्तक में ही करना है आपको। अब देखिए, मोर का सुंदर सा चित्र बनाइए। तो आपको बुक के अंदर मोर का एक सुंदर सा चित्र बनाना है। आपकी पृष्ठ संख्या दिया हुआ है ना, 74-75 के ऊपर आपको ये करना है। और भी गद्यांश आपके दिए हुए हैं पढ़ने के लिए। छिहत्तर गद्यांश पेज नंबर 76 पे 76 पे भी दिया हुआ है, वो भी आपको करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको मैं होमवर्क के लिए भेज दूँगी। 76 वाला और 75 वाला आपको अपनी बुक में करना है, और जो होमवर्क के लिए भेजूँगी वो भी आपकी पुस्तक में करना है। इस तरह से आपके एग्ज़ाम में आएंगे अपठित गद्यांश, तो आप अपनी जो बुक के गद्यांश हैं उनको ध्यान से पढ़ेंगे और उनको इसके अंदर उसके उत्तर खोज के लिखेंगे। थैंक यू।